माँ, मेरी गुड़िया कहाँ है? मैं नदी पर खेलने जा रही हूँ। गौरी बेटी, अब आपके खेलने के दिन नहीं है। मैं आपकी अब शादी करना चाहती हूँ और तुम हो कि जो भी कौवा आता है तुम उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल देती हो। माँ, शादी तो मैं उसी से करूँगी जो कौवा मेरी परीक्षा में कामयाब होगा। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी अपनी गुड़िया उठाकर चली जाती है। सहेली, आज फिर माँ ने किसी कौवे को बुलाया है। वो क्यों? शादी करना चाहती है ना माँ मेरी। गौरी, आपकी माँ सच्ची है। जब बेटियां जवान हो जाएं तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता तो होती ही है। सहेली, मुझे कोई कौवा पसंद आए तो फिर ही ना। जो भी कौवा आता है किसी की चोंच बड़ी होती है तो किसी का पेट। कल एक कौवा आया था मुझसे शादी करवाने। उसका पेट पंखों से बाहर निकला हुआ था। फिर क्या? तुमने जवाब दे दिया? तो और क्या, मैं ऐसे मोटे कौवे से शादी नहीं कर सकती। तुमने कौवे से शादी करनी है, उसके पेट से नहीं। जैसी मैं सुंदर हूँ, मुझे कौवा भी वैसा ही चाहिए। अच्छा छोड़ो ये बातें, चलो हम गुड़िया से खेलते हैं। ऐसे गौरी अपनी सहेली के साथ गुड़िया से खेलने लग जाती है। कौन सी खुशबू लगाऊं? ये वाली नहीं, ये वाली लगाता हूँ। सुना है उस कौवे को साधारण कौवे पसंद नहीं आते। क्या ऐसा करूं जो मैं दूसरे कौवों से अलग दिखूं? हाँ, मैं अपनी पूंछ सफेद कर लेता हूँ। शायद ऐसे वो कौवे मुझसे शादी करने के लिए मान जाए। फिर वह कौवा अपनी पूंछ सफेद कर लेता है। माँ, माँ, ये कौवा आया है आज मुझसे शादी करने। हाँ बेटी, इसका नाम भूरा है। मेरी पूंछ तो देखो, ऐसी लग रही है जैसी कबूतर की होती है। चुप चुप कर जाओ, कबूतर का नाम ना लो। वो गंदी आंखों वाला मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने अपनी पूंछ खराब कर ली और इसे पसंद ही नहीं आ रही। मेरा नया ऑटो है। मैं पहाड़ों वाले जंगल से सागर वाले जंगल तक ऑटो चलाता हूँ। अच्छी कमाई कर लेता हूँ मैं। गोरी बेटी, ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। मेरी मानो तो मान जाओ। बेटी सुंदर भी है और रंग भी ठीक है। माँ, मुझे कोई बात तो कर लेने दें, ऐसे ही मान जाऊं बिना कुछ जांच किए ही। उम्र कितनी है तुम्हारी? वैसे शक्ल से 60 साल से ज्यादा के लग रहे हो। नहीं नहीं, अभी 60 साल का होने में 3 दिन रहते हैं। मेरी माँ मुझे अभी तक काका कहती है। काका? अच्छा ऐसा करो, यहाँ से उस सामने वाले पेड़ तक पीछे को उड़ कर दिखाओ मुझे। मुंह सामने और उड़ूं पीछे को? हाँ हाँ, ऐसे ही। मुश्किल काम है, मगर मैं ट्राई करता हूँ। फिर वो कौवा उड़ता है। वो सामने देखते हुए पीछे को उड़ता है। थोड़ी दूर तक तो वो चला जाता है, मगर फिर वो एक बेरी के पेड़ से टकरा जाता है और बेरी के कांटे उसके शरीर में घुस जाते हैं। माँ देखा, ये कौवा तो उल्टा भी नहीं उड़ सकता। ये मुझसे क्या शादी करेगा? अब फिर मैं किसी और कौवे को नहीं बुलाऊंगी। ऐसी परीक्षा में कौन जीतेगा? भूरा भी अपना पंख घायल करवाकर आ जाता है। मैं वहां तक तो चला गया था। अगर बेरी का पेड़ न होता तो मैं ये कर सकता था।
तो फिर दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। आज की रात नदी के ठंडे पानी में गुजारो, तो फिर मैं शादी करूंगी तुमसे। दफा, मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हारे जैसी बेशर्म से कौन शादी करेगा? मैंने तो सोचा था कि कौवे झूठ बोल रहे हैं, मगर तुम्हारा तो इरादा ही नहीं है शादी करने का। ऐसा कहते हुए वो कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर कालू कौवे तक भी खबर पहुँच जाती है। यार कालू, सुना है वो कवि बहुत सुंदर है, जाकर देखता हूँ। हो सकता है मैं उसकी परीक्षा में पूरा उतरूँ। फिर कालू कौवा मिठाई लेता है और गोरी कौवी के घर की तरफ चल देता है। मेरा नाम कालू है। ये मिठाई देसी घी की है। देसी घी की मिठाई, ये तो मुझे बहुत पसंद है। कालू बेटा, बहुत लाड से पाला है मैंने अपनी बेटी को, थोड़ी नखरे वाली है। मैं उठा लूंगा अपनी पत्नी के, मैं बहुत अमीर हूँ। 2 नौकरानियाँ रख कर दूंगा मैं इसे। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे 10 तक गिनती सुनाओ, ये परीक्षा है तुम्हारी। कालू कौवे को तो अपना नाम तक नहीं लिखना आता था, उसे तो केवल 3 तक ही गिनती आती थी। बहुत बड़ी परीक्षा है, मैं अभी सुनाता हूँ। 1 संगतरे का पेड़, 2 संगतरे के पेड़, 3 संगतरे के पेड़। रुको रुको, ये संगतरे के पेड़ किसके हैं? वो ऐसा है ना कि मेरा अपना संगतरों का बाग है। मैं रोज संगतरे के पेड़ों को गिनता हूँ। मुझे तो ऐसे ही आती है गिनती। आपके इतने संगतरे के पेड़ हैं? माँ, मैं तो इसी कौवे से शादी करूंगी। मैं रोज संगतरों का ताजा ताजा रस निकाल कर तुम्हें दिया करूँगा। गोरी की माँ भी खुश हो जाती है और फिर ऐसे गोरी कौवे की कालू कौवे से शादी हो जाती है। कालू ब्याह कर गोरी को अपने साथ ले जाता है। मुझे भूख बहुत लगी हुई है, घर में कोई संगतरा है तो मुझे दे दो। मैंने जो संगतरे घर में पड़े थे सब गरीबों में बांट दिए हैं। कल तुम्हें बाग में ले जाऊंगा, जी भर के खा लेना वहाँ से संगतरे। और फिर दूसरे रोज गोरी अभी सोई हुई थी कि कालू कौवा उठ जाता है। क्या मुसीबत है, अगर इसे साथ लेकर गया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं तो तोते के बाग में नौकर हूँ और वो बाग मेरा नहीं है। वो ऐसा सोच रहा था कि गोरी भी उठ जाती है। पति जी, चलें चलें अपने संगतरों के बाग में। नहीं नहीं, आज नहीं, कल। मैं तुम्हें कल लेकर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू, तुम कल से कहाँ थे? तुम मुझे बताकर क्यों नहीं गए? मालिक, मैं शादी करने गया था, मैं इसलिए कल काम पर नहीं आ सका। अब जल्दी से फल तोड़ो, सारा फल खराब होने लगा है। जी मालिक, मैं अभी सारा काम कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा अपने काम में लग जाता है। दोपहर के बाद गोरी की माँ भी गोरी से मिलने आ जाती है। माँ, आप बिना बताए ही, मैंने सोचा अपनी बेटी को देख आती हूँ। ये कालू कहाँ है? कालू जी तो संगतरों के बाग में गए हैं, नौकरों को काम पर लगाकर घर वापिस आ जाएंगे। गोरी बेटी, चलो तो मैं भी तो देखूं अपनी बेटी का संगतरों का बाग।
फिर गोरी अपनी माँ को साथ लेकर कालू के पीछे जाती है। वो रास्ते में कबूतर से पूछते हैं, कबूतर, मेरे पति कालू कौवे का संगतरों का बाग कहाँ है? कौन सा बाग? संगतरों का क्या ऊंची आवाज में सुनता है तुम्हें? कालू तोते के संगतरों के बाग में नौकर है, उसका अपना कोई बाग नहीं है। ये सुनकर गोरी की तो जान ही निकल जाती है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो संगतरों के लालच में ही कालू से शादी की थी। बेटी, जो बड़ों की बात नहीं मानते वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बैठी हुई थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। आप यहाँ कैसे? कालू, तुमने मुझसे धोखा किया है। गोरी, अच्छा ही हुआ जो तुम्हें पता चल गया। मैं सोच रहा था कि तुम्हें सच कैसे बताऊं। मगर तुमने झूठ क्यों बोला? अगर मैं झूठ ना बोलता तो तुम कभी भी मुझसे शादी ना करती, क्योंकि मुझे गिनती केवल 3 तक ही आती थी और मैंने गिनती के साथ संगतरों का इसीलिए कहा था कि तुम लालच में आ जाओ। ये सुनकर गोरी हंसने लग जाती है। कालू जी, मैंने कितने ही कौवे ठुकराए, शायद तुम ही मेरे भाग्य में थे। कालू बेटा, आपने बहुत अच्छा किया। अगर आप ऐसा ना करते तो मेरी बेटी कभी शादी ना करती। आप जग्गू को हकीकत बता क्यों नहीं देते हैं? शायद हकीकत जानकर जग्गू की आंखें खुल जाएं। नहीं चिड़िया, मेरी पत्नी ने मरते समय मुझसे वचन लिया था कि मैं इस राज को राज ही रखूं। वो क्या राज था जो कालू कौवा अपने बेटे से छुपा रहा था? ये हम कहानी में आगे चलकर जानते हैं। ये ले पिताजी, पानी पी लें। रात को सोते समय जो जो चाहिए हो ले लिया करें। आपको तो दिन में कोई काम होता नहीं है, मैंने सारा दिन काम करना होता है और रात को आप सोने नहीं देते हैं। बेटा, मुझे कल खांसी की दवा ले देना, मेरे गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। अगर पैसे हुए तो ला दूंगा, अब चुप करके सो जाएं। फिर कालू कौवा बच्चों की तरह आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है। कालू कौवे की पत्नी कुछ समय पहले मर गई थी और कालू कौवा अब बीमार रहने लग गया था। उसकी बहू कालू कौवे से बहुत नफरत करती थी। चिड़िया, कालू कौवा कल से बहुत बीमार है, चलो हम उसे देख कर आते हैं। सारी जिंदगी इतनी कमाई की कालू कौवे ने और अब इस उम्र में उसे कोई संभालने वाला भी नहीं है। उसकी बहू तो उसे हर समय घूरती रहती है। फिर चिड़िया और कबूतर कालू कौवे के घर जाते हैं। 3 दिन से खांसी आ रही है, रोज जग्गू से कहता हूँ मुझे दवा ला दो, वो हर रोज यही कहता है, मुझे याद भूल गया। आप चिंता ना करें कालू, मैं आज ही आपको बुलबुल से खांसी की दवा ला दूंगी। कालू की बहू भी नदी से पानी पीकर घर आ जाती है। सुसर जी, ये क्या, आप तो पूरे जंगल के पक्षियों को इकट्ठे करके बैठे हुए हो मेरे घर में। बेटी, हम तो अपने भाई कालू की खैरियत मालूम करने आए थे। ये ठीक है, नरम नरम भोजन खाने का नाटक करता है ये बीमार होकर। चिड़िया बहन, आप दोनों जाएं, इसे बोलने का पता नहीं है, मेरी दवा ला देना। तुम्हारे जैसी बदतमीज बहू अगर मेरी होती तो पेड़ से उल्टा लटका देता मैं। चुप करके निकलो मेरे घर से, अगर ज्यादा अपनी जबान चलाई तो कैंची से काट दूंगी तुम्हारी जबान, मोटे कबूतर, और भागो यहाँ से, तुम भी चिड़िया कहीं की।
फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। कालू की बहू अपने पति जग्गू का नंबर मिलाती है। हेलो हेलो जग्गू, जल्दी घर आओ, नहीं तो मैं अभी के अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं अभी आया। आ लेने दो एक बार मेरे पति को घर में, देखती हूँ तुम्हें बुड्ढे कहीं के। जग्गू भी घर आ जाता है। क्या हुआ पिंकी, क्यों बार बार फोन कर रही थी? आज इस बुड्ढे ने कबूतर और चिड़िया को बुलाकर मेरी इंसल्ट करवाई है, पूछो इस बुड्ढे से। पिताजी, कितनी बार बोला है आपको कि आप पिंकी को तंग ना किया करें। मेरा तो जीना हराम कर रखा है आपने। रात को सोने देते हैं और ना ही दिन को काम करने देते हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, बहू तो ऐसे ही बोलना शुरू हो गई। हाँ हाँ, पागल हूँ ना मैं जो ऐसे ही बोलती रहती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ अपने मैके, इस घर में या मैं रहूँगी या ये बुड्ढा। पिंकी मेरी जान, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं 1-2 दिन में कुछ करता हूँ। तब तक इसे उठाकर दूसरे कमरे में रख दो, मुझे गंदी बू आती है इस बुड्ढे से। और ऐसे खांस खांस कर कीटाणु फैलाता रहता है ये बुड्ढा सुसर। और फिर रात हो जाती है और जग्गू अपने पिता का घोंसला उठाकर दूसरे कमरे में रख देता है और साथ में एक घंटी रख देता है। पिताजी, ये घंटी बजा देना अगर कोई काम हुआ तो, और हाँ, बार बार घंटी बजाकर हमें तंग ना करते रहना। जाओ, तुम जाओ। फिर उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं कालू की खांसी की दवा लेकर आई हूँ। लाएं आंटी जी, मैं दे देता हूँ पिताजी को दवा। नहीं, मैं खुद दे देती हूँ और दवा खाने का तरीका भी समझा देती हूँ कालू भैया को। कालू, मैं समझ सकती हूँ आप इस समय बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो। शायद मेरे पालन पोषण में ही कोई कमी रह गई थी, जो मेरा बेटा मुझसे ऐसा कर रहा है। आप जग्गू को हकीकत बता क्यों नहीं देते हैं? शायद हकीकत जानकर जग्गू की आंखें खुल जाएं। नहीं चिड़िया, मेरी पत्नी ने मरते समय मुझसे वचन लिया था कि मैं इस राज को राज ही रखूं। आधी रात को कालू कौवा घंटी बजाता है, जिसकी आवाज से कालू की बहू और बेटा दोनों जाग जाते हैं। जाओ और उसे समझाओ, रात है दिन नहीं है, हमें सो लेने दो। जी पिताजी, क्या बात है? ये खिड़की बंद कर दो बेटा, मुझे ठंड लग रही है। जग्गू वो खिड़की बंद कर देता है और जाते हुए वो घंटी उठाकर अपने पिता से थोड़ी दूर रख देता है। सुबह हो जाती है। जग्गू, मेरी एक बात मानोगे? क्या क्या बात है पिंकी, बताओ। सुसर जी को अनाथालय में छोड़ाओ, सुना है वहाँ बूढ़े पक्षियों को भी आश्रय मिल जाता है। परंतु मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं पिताजी के साथ ऐसा करूं। अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं चली जाती हूँ घर छोड़कर, फिर मैं ही अनाथालय चली जाती हूँ। मैं करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। फिर जग्गू कालू कौवे को एक टोकरी में रखता है। जग्गू बेटा, कहाँ जा रहे हो मुझे लेकर? पिताजी, मैं मजबूर हूँ, मेरी पत्नी आपको घर में नहीं रख सकती, मैं आपको अनाथालय छोड़ने जा रहा हूँ। ये सुनकर कालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जग्गू अपने पिताजी को अनाथालय ले जाता है। अनाथालय वाला पक्षी कालू को देखकर उससे कहता है, आओ आओ कालू, बहुत समय बाद आए हो, तुम तो बूढ़े हो गए। बस ऐसा ही है, मैं अब बीमार रहने लग गया हूँ। इनका नाम लिख लें, यही वो पक्षी हैं जिसकी मैंने आपसे बात की थी, इसे ही मैंने यहाँ छोड़कर जाना है। इनका नाम मुझे पता है और एड्रेस भी।
ये सब सुनकर और देखकर जग्गू बहुत हैरान था कि उस पक्षी को ये सब कैसे पता है। जब उसके पिताजी को एक कमरे में ले जाया जाता है तो फिर जग्गू वापस लौटकर आता है। अंकल, एक बात मुझे बताएं, आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? मैं इन्हें 5 साल पहले से जानता हूँ। कालू की अपनी कोई संतान नहीं थी और फिर ये और इनकी पत्नी मेरे पास एक बच्चा लेने आए थे। शायद वो तुम ही थे। जग्गू ही है ना नाम तुम्हारा? ये सब जानकर जग्गू की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो रोने लग जाता है। तो क्या मैं अपने पिता का सगा बेटा नहीं हूँ? नहीं, ये आपको मेरे अनाथालय से ही लेकर गए थे। मेरे पिता ने मुझे आज तक ये बात बताई ही नहीं और मुझे मालूम ही नहीं होने दिया कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ। रोते हुए जग्गू भागकर अपने पिता के पास जाता है, परंतु कालू मर चुका था। वो उस जिंदगी के दुखों और गमों से आजाद हो चुका था। जग्गू वहाँ बैठकर रोए जा रहा था और अपने किए पर पछता रहा था। अब चाहे जग्गू रो रो कर समंदर बहा दे, समय लौटकर नहीं आने वाला था और शायद बाकी की जिंदगी जग्गू कभी खुशी से नहीं गुजार पाएगा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जिस अनाथालय में वो अपने पिता को छोड़ने आया था, उसी अनाथालय से उसका पिता उसे कभी लेकर गया था।